सिनेमा है इधर सदर में, तो उसके बाहर एक बंदा मतलब टांगों से माजूर वो बैठा, तो मुझे हमजा कहने लगा तुम्हें मिलाऊं। मुझे मिलाया, ये कौन है? मैंने कहा, कहने लगा ये सादिक है। सादिक वो अदाकार जिसकी हाँ प्रिंस सादिक, जिसकी गाड़ी का दरवाज़ा सुराब मोदी खोलता था। वो मैंने कैपिटल सिनेमा के बाहर फुटपाथ पे बैठ एड़ियाँ रगड़ते देखा है। यस, प्रिंस फिर उससे मिले आप सादिक? हाँ हाँ, क्या बात हुई? बस मैंने बेचारा फकीर बन के बैठा हुआ था वहाँ। तो आप हालम ये देखिए। आप वैसे वाकिफ थे कि नो, सादिक कौन था? ना उस वक्त मुझे नहीं पता था। फिर हमजा ने मुझे बताया कि ये वो सादिक है कि भी बहुत खूब रूह हीरो था बॉम्बे टाकीज का। इसकी गाड़ी का दरवाज़ा सुराब मोदी खोलता था तब उतरता था ये। फिर रात को शौक से डेवलप हुआ था हमें भी कि जी किस बुज़ुर्गों को मिलना रात को। तो इसी तरह मुझे बाबा ज़हीन शाह ताजी से मुलाकात कराई। अच्छा, माशाअल्लाह। वो रात को मुझे ले गया तिब्बत सेंटर पे, उधर आगे जाके राइट साइड पे उजाड़ सी जगह थी। तो कहने लगा एक बुज़ुर्ग से मिलवाता हूँ, वो बाबा ज़हीन शाह ताजी। बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई। तो ये आवारा गर्दी का कराची बड़ा अच्छा शहर था। अच्छा, मुझे एक बात नजर लग गई ये जो हाँ नजर लग गई जी। नजर क्या लगी जी, अपनों ने ही हाँ बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं क्या यानी दिमाग में समाई कि इसको ऐसा कर दिया। हमजा साहब में और क्या क्या क्वालिटीज थी? हमजा साहब में बड़ी क्वालिटीज थी। एक तो उन्हें ये गुफ्तगू का फन आता था, बंदे को मोह लेते थे उनका हाँ। जो और मैंने तो उस वक्त देखी, मीठा और प्यारा लहजा। जी उस वक्त देखी जब वहाँ टेलीविजन के ड्रामा हमने कराया था। वहाँ सुल्तान आरिफ आगे और ये अदाकार सारे अली एजाज, खालिद वारदार, रफ़ी खाबर नन्ना, ये सारे जब मेरे उस घर में ठहरे तो फिर हमजे से तो मेरी दोस्ती पहले से थी। तो फिर इसने एक पार्टी दी इन सबको। उस वक्त जबीस होटल बड़ा मशहूर था जी। हाँ, वहाँ पार्टी दी और फिर अपनी बेगम से भी मिलवाया उन्होंने मुझे। इन दोनों की आपस की मोहब्बत जो है ना मियाँ बीवी की, बहुत मैं मुतासर हुआ। तो मैंने फिर इसकी बीवी को एक किताब पेश की, सफ़िया जान सार अख्तर की, सफिया के खतूत। वो जो है ज़ेर लब उसकी खतूत जो है ना। अच्छा ज़ेर। वो मैंने कहा भी मैं आप दोनों से मुतासर हो के ये उस दिन लेके आया था बीवी को साथ जब वो जबीस में पार्टी दी है। तो वहाँ फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को फिर किताब दी, आज तक उसने रखी हुई है वो ज़ेर लब। अच्छा, आप बता रहे थे कि दोनों रेडियो पाकिस्तान में थे? हाँ, दोनों प्रोड्यूसर थे रेडियो पाकिस्तान तो में। ये फिर वो जॉब छोड़ दी थी इन्होंने? हाँ, या ये इसके नहीं, वो उससे पहले मतलब शादी से पहले थे दोनों यहाँ। उन दोनों ने जॉब वहाँ से छोड़ दी। कहाँ से? रेडियो पाकिस्तान से। नहीं, हमजा साहब तो आपके साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन में थे ना? लेकिन मेरी दोस्ती से पहले ये रेडियो पाकिस्तान में थे। अच्छा। तो वहाँ से ये छोड़ के इधर एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में आए। अच्छा। तो वहाँ एक दूसरे से मुलाकात हुई इनकी और शादी हो गई? हाँ, वहाँ वो तो शादी उधर ही हो गई। 71 में इनकी हो गई, मैं 73 में गया। हाँ, इन्होंने हाथ देखकर कहा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे होगी ना, मुझ जैसे किसी शख्स से होगी। मुझ जैसे से होगी। तो उन्होंने थप्पड़ निकाल के मारा, लेकिन बाद में शादी उसी से हुई। उसी से हो। हाँ। तो वो वक़्त जो है वो कराची बहुत खूबसूरत था, आज तक याद आता है। जितनी इल्मी अदबी शख्सियात हैं सबसे मुलाकातें होती थी वहाँ। ये तो फर्दन सबके बारे में बताइए आप। पहले तो अभी आपने जो जिक्र किया बाबा ज़हीन शाह ताजी, हाँ, इनसे रात को यानी रूहानी तौर पर एक बुलंद तरीन मकाम पर। जी तो कुछ उनके साथ सिर्फ एक मुलाकात रही? हाँ, मेरी एक हुई। तो वो मुझे हमजा ही लेके गया था रात को मिलाने के लिए। बताएं आपको वैसे रहा कुछ जिंदगी में रूहानी शख्सियत से मुलाकात करने का कोई? हाँ, एक शौक था। शौक रहा? बिल्कुल शौक था
कि किसी तरह इस ये जो सूफियाना सोच है, मैं किसी तरह इसमें एंटर हो जाऊँ। तो उसमें कोई तलाश भी की आपने? हाँ, तलाश की। तलाश में मैंने बताया ना कि भी फिर मैंने वालिद साहब से कहा कि मेरे लिए कोई मुर्शिद ढूंढे। तो उन्होंने फिर यहाँ वो निसार अहमद कादरी लाहौर में होते थे। जब मैं एक दफ़ा वहाँ से ट्रांसफ़र होके आया ना। ये कहाँ के थे, कौन थे? ये यहाँ गांव है जड़ावाला के पास, निसार साहब। निसार साहब। तो उनका बेटा आजकल पाकिस्तान का कमर्शियल सेक्रेटरी है, पहले जद्दे में था। अच्छा। तो वो सिलसिले को आगे चला रहे हैं। आपके लेकिन वालिद साहब ने रेफर किया? हाँ, उन्होंने रेफ़र किया। फिर मेरी 1980 में ट्रांसफ़र हो गई थी यहाँ लाहौर में मिलर ट्रैक्टर में। मैं पहले वही कहानी ना लेके चलूँ। हाँ जी, वही लेकर चलो। हाँ, कि वही एक्सपोर्ट लेकर प्रमोशन ब्यूरो में मतलब हमने कोशिश की कि लोगों को एक्सपोर्ट पे राग़ब किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए पाकिस्तान की। ये मेरे एक अंदर ख्वाहिश थी। बिल्कुल। ये एक दफ़ा मेरे पास कराची की सदर में एक दुकान है, आर्टिस्टिक मिलिनर, छोटी सी। तो उसका मालिक आया कि मेरी बहन की कोई सहेली आई है बाहर से, उन्हें 500 सूट ऑर्डर किए हैं, इनको एक्सपोर्ट कैसे करना है। अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उनको फिर बताया कि हाउ टू एक्सपोर्ट इट। आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, आर्टिस्टिक मिलिनर के नाम से। उनकी टेक्सटाइल डेनिम की मिलें हैं और गारमेंट की फैक्ट्रियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जॉर्डन में भी, यहाँ भी। ये वो बंदा है जो 74 में मेरे पास आया कि एक्सपोर्ट कैसे करने हैं ये 500 सूट। तो वो इसका मतलब है परवेज भाई कि आपने तो यानी इतनी डेडिकेशन और लगन और पेट्रियाटिज्म के साथ जी एक पेट्रियाटिक होकर लोगों को एक्सपोर्ट की तरफ राग़िब किया। यस, बड़े बड़े एक्सपोर्टर बनाए। एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ कि लाहौर से मेरा दोस्त आज़म है ना, इसने एक बंदा भेजा, इंटर किया था उसने कि जी यहाँ ये फ्रूट मर्चेंट हैं, महर हैं, उनका बेटा है, ये एक्सपोर्ट सीखना चाहता है, इसको एक्सपोर्ट सिखा। वो मेरे पास वैसे आया। आमतौर पर परवेज भाई आपकी बात काट रहा हूँ, आज भी लोग जो हैं, अगरचे ज़माना इतना आगे हो गया लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये चीज़ कैसे एक्सपोर्ट। हाँ, वो कन्फ्यूजन उस वक्त भी था। वो मेरे पास भेजा, उन्होंने इंटर किया था उस लड़के ने। तो मैं उस वक्त शादी नहीं हुई थी, छड़ा रहता था वहाँ फेडरल कैपिटल एरिया में। मैंने कहा बेटा एक्सपोर्ट कोई आसान काम नहीं है, पहले 2 महीने हमारी रोटियाँ पकाओ तो फिर एक्सपोर्ट सिखाएंगे। हाँ। तो उसने बड़ी नीयत से हमारी रोटियाँ पकाई और उसको हमने एक्सपोर्ट सिखाई। और जब उसने एक्सपोर्ट में आया तो उन्हें रिकॉर्ड तोड़ दिए। 20 साल से वो बेस्ट एक्सपोर्टर की ट्रॉफी उठा रहा है, मियाँ महमूद रब्बानी। अरे अच्छा। महमूद एस्टेब्लिशमेंट, ये उसी की होती है, फ्रूट की एक्सपोर्ट की ट्रॉफी। तो पहली दफ़ा जब ट्रॉफी उसे मिलने लगी, जिस फिर फ्रेश फ्रूट, उस वक्त वो फिर मेरे पास आया कि जी मुझे ट्रॉफी मिल रही है, मैंने एक्सपोर्ट सीखी आपसे है, आप मेरे साथ चले। ये आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक्सपोर्ट सिखाई। हाँ, ये इससे क्या मुराद है आपकी? उसको तो डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता था कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए और पेरिशेबल आइटम को एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। ये चीज़ें सारी उसे बताई, उसको परफॉर्मे भरने सिखाए, उसको एक्सपोर्ट के सारे क्लियरिंग के काम सारे सिखाए। तो फिर तो वो इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। तो कुछ हल्का सा व्यूअर के लिए बताएंगे ऐसे शॉर्ट में कि क्या तरीका है अगर कोई चाहता है कि अपनी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करे, तो शॉर्ट में क्या आप गाइड करेंगे? सबसे पहले तो उसे बायर ढूंढना है, बाहर कि कहाँ बेचना है और क्या बेचना है, क्या ज़रूरत है, वहाँ की डिमांड क्या है। तो उस पे आके देन यू हैव टू प्लान कि जी आप किस तरह मतलब ये एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको पहले डिमांड देखनी है बाहर के चीज़ की। उस मियाँ ने तो गडेरिया तक एक्सपोर्ट कर दी। और
बेर गंडेरियाँ, मतलब एवरीथिंग दुबई में हर जगह मतलब वो चाहिए थे। आप बेहद गए। और बेस्ट एक्सपोर्ट की ट्रॉफी उठाते हैं, कोई बंदा उसे बीट ही नहीं कर सका 20-30 साल से। जो लोग एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको कोई सहूलियात भी देती है? बड़ी सहूलियात देती हैं कई चीज़ों पे, मतलब लोगों को एक्सपोर्ट रिमिटेंस पाकिस्तान लाने पे उनको सहूलियात मिलती है। आप जैसे अपना बता रहे हैं जी आज भी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जी जी, वो उतना ही हेल्पफुल है लोगों के लिए? हेल्पफुल तो है लेकिन उतना नहीं। हम ज़ाती तौर पे चूँकि इंटरेस्ट लेते थे लोगों को एक्सपोर्ट पे लगाएं कि लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं पाकिस्तान की, उसके लिए जो चाहिए होता था हम उनको करके देते थे। ये है पीरियड 73 टू यानी ये भुट्टो का जमाना? हाँ, भुट्टो का ज़माना 73 से अयूब के लेके पीरियड में तो आप अभी जॉब पर नहीं आए? नहीं नहीं, ये भुट्टो का ज़माना था। और ये मेरा 3-4.5 साल का अरसा ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में गुजरा। अब मैं आगे भी चलूँ ना थोड़ा सा। जी 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 जी। अब जैसे ही वो टाइम गुजरा वहाँ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में हमजा के साथ और ये एक्सपोर्ट बढ़ाने में, फिर उसके बाद एक साजिश सी चली कि ये पंजाबी बड़े आ गए हैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट की नौकरियों में। तो मैं चूँकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से पास करके आया था, तो वो वाक़या मेरा ख्याल मैंने नहीं बताया कि जितने बंदे एड हॉक पे आए इन्वेस्टिगेटर भर्ती किए गए थे, एक मैं अकेला असिस्टेंट था। उन सब को दोबारा जितने एड हॉक पे आए थे 11 बंदे, उनको दोबारा अच्छा दोबारा अपेयर होना पड़ा? उनने नहीं उनको मतलब पास करना था। आई सी। उसमें जब अप्लाई किया तो मैंने भी अप्लाई कर दिया एज असिस्टेंट। ठीक है। वो सारे फेल हो गए, मैं पास हो गया। ओह अच्छा। वो एडहॉक वाले फेल हो गए सारे। हाँ। जो उन्होंने एडहॉक पे ग्रेड 16 में रखे थे, मैं ग्रेड 11 में था, तो मैं पास कर गया वो इम्तिहान। ओह। तो वो मैं मतलब गजटेड अफसर हो गया और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में। तो यहाँ एक साजिश वहाँ चली कि यार पंजाबी बड़े आ गए हैं कोटा सिस्टम से, तो इनको उन्होंने वहाँ सरप्लस डिक्लेयर कर दिया। आपको? कोई 29 बंदों को जो पंजाब से ताल्लुक हाँ। रखते? वो जैसे सरप्लस डिक्लेयर हुए तो उस पब्लिक सर्विस कमीशन से आया हुआ बंदे को नौकरी से नहीं निकाल सकते, आप उसे तनख्वाह देते हैं जब तक वो कहीं एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो वो मैं मतलब तनख्वाह लेता था, काम कोई नहीं था वहाँ, सरप्लस डिक्लेयर हुआ हुआ था। इसी असना में भुट्टो ने एक स्टेप लेना था। उन्होंने जितने ऐसे लोग फिर रहे थे ना सरप्लस, मुख्तलिफ महकमों से लोग मांगे, मेरे महकमे ने मुझे मेरा नाम दे दिया। तो वहाँ एक 17 जुलाई 1977 को 17 जुलाई 1976 को कि ये मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से ये बंदा मतलब मैं वहाँ जाके रिपोर्ट किया जी। तो वहाँ एक कमरे में बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें हमें बिठाया गया। हमें वॉशरूम तक जाने की इजाज़त नहीं थी कि उसके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड जाता था वॉशरूम तक भी, क्योंकि कोई बात लीक ना हो जाए। भुट्टो ने उस दिन डिसीजन लेना था कि फैक्ट्रियाँ नेशनलाइज करने का। आई सी। तो वो भुट्टो ने 35 बंदे हायर किए वो उस कॉरपोरेशन के लिए, जिसमें एक मैं भी था। अच्छा। हाँ, वो 35 बंदों में एक मास्टर शरीफ हुंदा सी बुड्ढे मल्ले, ਉਹਦਾ मुंडा भी सी ज़ियाउल हक। अच्छा, वो जब वहाँ जाकर रिपोर्ट किया, सारी रात हमें बाहर नहीं निकलने दिया उन्होंने, बारिश बड़ी तूफ़ानी, और भुट्टो ने रात को 7:30 बजे अनाउंस करना था कि फैक्ट्रियाँ आज से नेशनलाइज।